Now let's see chapter 12EA, that is special provisions relating to tax on distributed income by securitization trusts. अब 2015 में इसमें पूरा अमेंडमेंट आया था और 2016 में वापस से इसको पूरा अमेंड कर दिया है. तो अभी अपन लेटेस्ट पढ़ेंगे एज पर द फाइनेंस एक्ट 2016. ठीक है, तो देखो 115 TCA सेक्शन है, न्यू टैक्सेशन रेजीम फॉर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इट्स इन्वेस्टर्स. अब ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बेसिकली क्या है कि बैंक्स के जो पुराने लोन्स रहते हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स जो रिकवर नहीं होते या जो स्टिकी लोन्स जिसको कहते हैं, रिकवरी में प्रॉब्लम होता है, उसको सिक्योरिटाइजेशन करते हैं. ये आपने पढ़ा होगा लॉ में, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट सारफेसी अपन ने पढ़ा है ना. तो उसके हिसाब से क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि एक ट्रस्ट या सिक्योरिटी एंटिटी एक क्रिएट होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसको ये पूरा जो लोन है वो ट्रांसफर कर देता है फॉर अ कंसिडरेशन, मे बी एट अ डिस्काउंट. यानी जैसे कि विजय माल्या का लोन है 10,000 करोड़ का, तो बैंक क्या है कि ये सिक्योरिटाइजेशन एंटिटी को इसको सस्ते में ट्रांसफर कर देगा, मे बी एट अ 25% डिस्काउंट. तो कम से कम कुछ तो पैसा आ जाएगा बैंक के पास, तो बैंक को पैसा मिल जाता है. अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बनता है इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, पीपल इन्वेस्ट मनी इन द यूनिट्स ऑफ दिस ट्रस्ट. फिर ये ट्रस्ट यहां बैंक से लोन खरीद लेता है और फिर उसको रिकवर करता है. फिर कंपनी के एसेट्स वगैरह बेच बाच के जो भी है वो पैसा रिकवर होता है. तो यहाँ 25% डिस्काउंट पे अपन ने खरीदा लोन और उससे थोड़ा भी ज्यादा कुछ रिकवर हो जाए तो दैट विल बी इनकम ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और द स्पेशल पर्पस व्हीकल विच हैज बीन फॉर्म फॉर दिस पर्पस. वो इनकम होती है, फिर वो अपन अपने मेंबर्स में यानी जिन्होंने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था उनको रिटर्न मिलेगा. तो इस तरह से काम होगा. अब यहाँ उसका टैक्सेबिलिटी अपन स्टडी करते हैं. तो देखो क्या कहते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू टैक्सेशन रेजीम, क्लॉज डी ऑफ एक्सप्लेनेशन बिलो 115 TCA. क्या कहता है, देखो किस किस को लगेगा ये. तो वहां लिखा है कि न्यू रेजीम शैल अप्लाई टू अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी as defined under the SEBI public offer and listing of securitized debt instruments regulation of 2008. ये सब टेक्निकल पार्ट है, ये भूल जाने का. अपने को सिर्फ ये याद रखना है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अभी कितने टाइप का होता है उससे अपने को कोई खास मतलब नहीं है फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. देन स्पेशल पर्पस व्हीकल as defined in the guidelines on securitization of standard assets issued by RBI, or a trust set up by a securitization company or a reconstruction company under the SARFAESI Act. तो ऐसा है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होता है, बस अपने को ये मान के चलना है देयर इज अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट. अब उसका एंटिटी क्या है अपने को कोई उसका खास मतलब नहीं. सो पीपल विल इन्वेस्ट मनी इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विल purchase the loans of या debts of banks and institutions at a discount and then try to recover as much money possible from the borrower. और उसमें फायदा होगा तो वो फायदा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का प्रॉफिट होगा, then that will be distributed to the investors. ठीक है. फिर exemption of income of securitization trust फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. सिक्योरिटाइजेशन ये जो ट्रस्ट बनता है इसकी जो एक्टिविटीज है इसको जितना भी इनकम होगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023DA. ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो भी इनकम है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टोटली एग्जेम्प्ट. ओके, देन ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को होगी तो एग्जेम्प्ट है, ये अब अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेंबर्स के हाथ में, तो वो मेंबर्स के हाथ में भी एग्जेम्प्ट होंगी क्या? तो आंसर है नहीं, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स. तो एक पुराना एग्जेम्पशन था 1035A करके 2015 में आया था, 2016 में उसको हटा दिया गया है, इट इज ओमिटेड. तो वो लिखा है उसमें exemption in respect of income of investors from the securitization trust under section 1035A
would not be available in respect of distributed income received by them on or after 1616. तो 1616 से ये जो 1035A करके एग्जेम्पशन का सेक्शन था वो डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो भी इनकम मिलेगी टू द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इट विल बी टैक्सेबल इन देयर हैंड्स। तो लिखा है therefore with effect from 1616 any income received from securitization trust would be taxable in the hands of investors। अब सवाल है टैक्सेबल है तो कहां टैक्सेबल है, विच हेड? तो वहां बोला है in the same manner in which the income has arisen in the hands of the securitization trust। यानी क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है और ये उसके इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट उसको इन्वेस्ट करता है इनटू द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी, द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहां से इनकम होंगी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, विच कैन बी, अगर वहां पे कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, उसको लेट आउट वगैरह किया है, तो रेंटल इनकम भी आ सकता है। It can be different incomes. It can be house property, it can be PGBP, it can be capital gain on sale of assets वगैरह। तो जो भी इनकम, अच्छा मैं फिगर्स लिख देता हूँ, एक जस्ट इमेजिनरी फिगर्स, 100, 200, 300 की इनकम आई किसको, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को। तो ये जो 600 रुपए का इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को है, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ये इनकम किसको आ रही है अभी, income is arising in the hands of securitization trust, so this income is totally exempt in its hands, fully exempt। 1023DA के अंदर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। अब इसमें से अपन इनकम इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक तो पहली बात कि हाँ जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पे टीडीएस कटेगा, ये टीडीएस के रेट्स अपन बाद में भी पढ़ेंगे, देयर इज टीडीएस। और इन्वेस्टर को हाथ में जो इनकम आएगी, रिसीट ऑफ इनकम होगी, तो ये इनकम उसके हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल है तो सवाल आया कौन से हेड में और कितना। तो वहां लिखा है कि दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द सेम मैनर, इन द सेम प्रोपोर्शन in which the income has arisen in the hands of securitization trust। तो securitization trust की इनकम इस तरह से है, तो वो सेम प्रोपोर्शन में हम इन्वेस्टर्स के हाथ में लेंगे। तो लॉ में ऐसे लिखा रहता है कि इनकम ऑफ इन्वेस्टर विल बी डीम्ड टू हैव अरिजन फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन बिजनेस। ऐसा मानो कि इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और वहां से जो इनकम आ रही है वो सीधी यहां पे आ रही है, ऐसा मान के चलो, यानी सेम प्रोपोर्शन में लो। तो अब ये इन्वेस्टर को इनकम मान लो मिली है 60,000 रुपीज, तो वो 60,000 को कैसे डिवाइड करेगा, हाउस प्रॉपर्टी में 10,000, पीजीबीपी में 20,000, यानी सेम प्रोपोर्शन, एंड कैपिटल गेन के अंदर 30,000। तो ये जो इनकम इसको मिली है ये सेम प्रोपोर्शन 1:2:3 में डिवाइड होगा, तो 1:2:3 में हमने डिवाइड कर दिया। इतना सिंपल है, आया समझ में। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी इनका टोटल इनकम देखो 600 लाख हुआ है मान लो, और अभी उन्होंने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ 400 लाख, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन 400, तो इसमें से इसको 60,000 मिला, तो वो तो हमने टैक्स कर ही दिया। फिर इसके पास जो 200 बच गया है, 400 डिस्ट्रीब्यूटेड, 200 रिमेन्स, तो वो 200 भी हम ये मानेंगे कि 31 मार्च को डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कुछ भी ये रख नहीं सकता अपने पास, इट इज डीम्ड टू हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ द ईयर, डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन और डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपन किस रेशियो में लेंगे, सेम इसी रेशियो में लेंगे। तो अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी टैक्सेबल है, और इसके पास कुछ इनकम बच गई है एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, उसको क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको इसी साल में टैक्स कर देंगे इन्वेस्टर के हाथ में।
लेकिन एक्चुअल पैसा तो इसके पास है। अब वो पैसा अगले साल अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो फिर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन पे अपन टैक्स नहीं करेंगे। अरे क्यों? क्योंकि वो पैसा तो यहाँ डीम डिस्ट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी टैक्स हो गया ना। यानी कैसे मैं समझाता हूँ, ये 600 का इनका टोटल इनकम था, ठीक है। अब 16-17 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कर डाले 400, तो वो 400 तो यहाँ हमने इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल कर ही दिया, और जो 200 बच गया वो 200 को हमने डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन 200 का मान लिया जाएगा, और वो भी यहाँ टैक्सेबल कर दिया जाएगा। डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। अब ये बैलेंस इसके पास जो बचा हुआ है 200, जिसको हमने डीम करके तो ले लिया टैक्सेबल, अब ये जब रियल में डिस्ट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट ईयर, रियल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा नेक्स्ट ईयर और इनको 200 रुपए वापस से मिलेंगे रिसीट, तो क्या ये रिसीट को वापस से टैक्स करेंगे अगले साल 17-18 में? तो आंसर है नो। तो फिर ये रिसीट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिसीट यही बैलेंस से है जो बैलेंस को हमने डीम डिस्ट्रीब्यूशन मान के ऑलरेडी टैक्स कर दिया है। तो फिर जिसका जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगले साल, तो वो वापस से टैक्सेबल नहीं होगा। आया समझ में? तो ऐसा है, बहुत सिंपल है। तो देखो अब थियरी में देखते हैं अपन। तो फिर 4th पॉइंट में वही लिखा है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के हाथ में कैसे टैक्स करेंगे? तो वहां लिखा है कि न्यू सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन बीइंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम द ट्रस्ट out of the investments made in the trust shall be taxable in the hands of the investor in the same manner and to the same extent as if the investor had made investment directly in the underlying assets and not through the trust. यानी वो बिजनेस में हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया ऐसा माना जाएगा। अंडरलाइंग एसेट्स यानी जिसमें ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया है, तो अपन मानोगे अपन ने उसमें इन्वेस्ट किया डायरेक्टली। The nature of income paid or credited in the hands of investor. Nature of income क्या रहेगा? तो वो उसमें डिफाइंड है। देखो, the income paid or credited by the trust shall be deemed to be of the same nature and in the same proportion in the hands of investor as if it had been received by or accrued and arisen to the trust during the previous year. तो जिस प्रपोर्शन में इनकम ट्रस्ट को आई है जो हेड्स के अंदर, वो सेम प्रपोर्शन हम हमारे हाथ में भी लेंगे इन्वेस्टर्स। फिर डीम्ड क्रेडिट टू इन्वेस्टर, ये वो 31 मार्च को अगर कोई इनकम बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डीम्ड टू बी पेड। तो ये तो मैं समझा दिया आपको। इवन इफ इट इज नॉट पेड, इट विल बी डीम्ड टू बी पेड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड एंड मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। फिर ये प्रपोर्शन इन्वेस्टर लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस प्रपोर्शन में इनकम ट्रस्ट को आई है? ये इनको कैसे पता चलेगा? मुश्किल है ना। तो इसलिए फिर यहाँ बोला है कि एक स्टेटमेंट बना करके ट्रस्ट देगा अपने इन्वेस्टर्स को, तो उसमें ये प्रपोर्शन डिफाइंड रहेगा कि जो हम इनकम आपको दे रहे हैं उसको किस रेशियो में लेने का है, कौन से हेड में लेने का है। तो वो दिया है। The securitization trust shall provide breakup regarding nature and proportion of its income and such other relevant details to the investors and also to the prescribed income tax authority in the prescribed form and verified in prescribed manner within the prescribed time. तो इनकम टैक्स ऑफिसर को भी एक रिपोर्ट देना है और इन्वेस्टर लोगों को भी देना है पूरे डिटेल्स। और फिर वो बोला है कि एक्रूअल पे अगर हमने, एक्रूअल यानी वो डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर टैक्स कर दिया है एक्रूअल बेसिस पे इन्वेस्टर के हाथ, तो यही पैसा जब अगले साल डिस्ट्रीब्यूट होगा कैश में, तो क्या इसको दोबारा से टैक्स करेंगे? नहीं। तो वो पॉइंट है फिर, इट विल नॉट बी टैक्स ऑन एक्चुअल रिसीट बेसिस। और उसके बाद फिर टीडीएस दिया है। तो देखो जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो उस पर टीडीएस काटने का है। तो टीडीएस किस रेट से काटना है वो देखो, तो 194 LBC ये अमेंड हुआ है
और उसमें क्या रेट्स दिए अभी देखो, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को अगर देंगे, पेई पेई यानी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% टीडीएस, रेसिडेंट पेई अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है यानी फर्म्स कंपनीज वगैरह तो 30% टीडीएस है, एंड नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज है तो जो रेट्स इन फोर्स है उनका यानी 195 की। और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन लो और नील डिडक्शन ऑफ टैक्स सर्टिफिकेट्स वुड बी अवेलेबल, यानी कि वो जो टीडीएस के चैप्टर में अपन पढ़ते ना, या आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे, कि असेसी जो है, तो इस केस में कौन कि जो इन्वेस्टर है वो जा सकता है किसके पास, एओ के पास, और कह सकता है कि हमारा टैक्स है ना तो कम काटो, 25% से नहीं हमारा टैक्सेबल, हमको कम रेट से काटना चाहिए। तो इसमें फॉर्म नंबर 13 एक होता है, उसमें आप अप्लाई करो एओ को, और एओ जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा टू दी एसएससी, सर्टिफिकेट फॉर लेस डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। फिर ये सर्टिफिकेट अपने पास आएगा, वो अपन हैंड ओवर कर देंगे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, दे देंगे उसको सर्टिफिकेट। फिर एसटी जो है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो जब हमें पेमेंट करेगा तो टैक्स कम रेट से काटेगा। समझ में?